हमारे शो पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी हस्ती जिनके इंट्रोडक्शन के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। दुनिया के जाने माने कार्डियक सर्जन और पद्मश्री पद्म भूषण अवार्डी डॉक्टर नरेश त्रेहान। सर, हमारे शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज जो हमारी बातें होंगी, इट्स गोना बी वेरी हार्ट टू हार्ट टॉक्स। Okay. तो नॉट एज अ सर्जन बट एज अ पर्सन वी विल बी टॉकिंग अबाउट यू। Okay. तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि जो सुनने में आया है कि आप के माता पिता भी दोनों डॉक्टर थे, एंड वाज इट बाय प्रेशर दैट आप मेडिकल साइंस में आए या बाय चॉइस? नहीं, ये सही है कि मेरे मदर और फादर दोनों ही डॉक्टर्स थे। माय फादर वाज एन ईएनटी सर्जन थे और माय मदर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो हम जहाँ रहते थे शुरू, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे, हम बच्चे थे, छोटे छोटे कमरों में रहते थे और वहीं वो प्रैक्टिस भी करते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्रभाव जो मेरे पे पड़ा कि लोग आते थे, तकलीफ़ में आते थे और अपनी रिलीफ या खुश होके जाते थे वापस, कि ये डॉक्टर के माध्यम से कैसे किसी की तकलीफ़ दूर करी जा सकती है। वो एज ए बच्चे के टाइम भी मेरे ख्याल मेरे पे वो प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे दिमाग में कई चीज़ें आती हैं, जैसे बच्चों में आती हैं कि कभी कोई पायलट बनना है, तो कभी इंजीनियर बनना है, तो कभी टैक्सी ड्राइवर बनना है। बट सबको वो पासिंग फेजेस थे, पर वापस आके मेरे जहन में यही बैठा हुआ था कि डॉक्टर बनना है। सो उसका ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा, पर उस टाइम कॉन्शियस नहीं होता। अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि उसका काफ़ी असर था जी। और डॉक्टर बना है वो भी बेस्ट। खैर, ये तो कई चीज़ों की एमैल्गमेशन है जी। बस सर, मेडिकल साइंस में आप कार्डियक की तरफ कैसे आपका रुझान आया? मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पढ़ा हुआ हूँ जी। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम देखते थे कि हमारे सामने पेशेंट्स हार्ट डिजीज़ के हैं, जिसकी हमें पता है कि क्या बीमारी है, जैसे उनके माइट्रल वाल्व बंद हो गए या कॉरोनरी आर्टरीज बंद हो गई, हार्ट अटैक हुआ है, ये हमें पता था। पर हमारे पास साधन नहीं थे उनको ट्रीट करने के। तो हम देखते थे कि हमारे सामने, आंखों के सामने वो चले जाते थे। जी। तो इसीलिए वो एक काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है स्टूडेंट के लिए या डॉक्टर के लिए कि देखना कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ कि इसको मैं ट्रीट करने के मेरे पास साधन होते तो मैं करता। यही सोच के मैं अमेरिका गया, कि क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ ये डेवलप हो रहा है और काफ़ी शुरुआत हो चुकी है। तो इसीलिए मैं गया अमेरिका यही सीखने के लिए कि क्या नए फ्रंटियर्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं या होंगी, और उसको हिंदुस्तान में कैसे अप्लाई किया जाएगा। सर, आपका जो पेट प्रोजेक्ट है टीबी फ्री हरियाणा, जिसमें आई थिंक आपकी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 1100 एक्सरेज किए विद इन 2 months, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। एक कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में, जिसको बोला गया कि टीबी फ्री हरियाणा की कॉन्क्लेव 4-5 जनों को बुलाया गया। वहाँ पे थे यूएस एम्बेसडर ने बुलाया, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, एक गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव, और मुझे बुलाया गया। जी। अब मैं कभी टीबी का मैंने कभी कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं तो हार्ट का प्रॉब्लम, बट मेरी एक डॉक्टर है जो लंदन से आई थी, हमें 5 साल पहले ज्वाइन किया है जी। उसने मेरे से एक बोला कि हरियाणा में डिजिटल एक्सरे नहीं मिलता, क्योंकि टीबी में ये बात है कि 50% लोगों को जो डायग्नोसिस नहीं होगा, क्योंकि उनके स्प्यूटम में बैक्टीरिया नहीं निकलेगा, तो वो बेचारे लाइफ चली जाती है उनकी बिना डिटेक्शन के। और अगर जो आप डिटेक्शन कर लें और उसका इलाज जो है 6 महीने में इलाज हो जाएगा और 3000 रुपया लगेगा सारी मेडिसिन का। तो जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने मुंबई में जाके बोला कि देखो, हम हरियाणा में हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, हम क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हरियाणा की, कि जो लोगों का डायग्नोसिस बैक्टीरिया से नहीं हो रहा, उनका डायग्नोसिस डिजिटल एक्सरे से होता है, और पीएचसीज में डिजिटल एक्सरे पॉसिबल नहीं है और ना है। तो हमने मोबाइल वैन्स बनाई विद डिजिटल एक्सरे। हम सब पीएचसीज में जाते हैं। अभी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स अडॉप्ट किए हैं और सारा हरियाणा होगा आने वाले साल में। सर, वी विल कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन, बट समय हो चुका है एक ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर नरेश त्रेहान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर नरेश त्रेहान। सर, तो हम बात करते हैं आपकी वाइफ भी एक बहुत नोटेड जर्नलिस्ट हैं
तो कैसा रहता है मिसेस त्रेहान के साथ, क्योंकि आप भी काफ़ी बिजी हैं, वो भी काफ़ी बिजी है, तो हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ? इट्स डिफिकल्ट इन द सेंस के जैसे मधु केम बैक, वो पहले तो जब हम अमेरिका में ही थे तो शी केम बैक एंड स्टार्टेड इंडिया टुडे, जी, देन शी केम बैक एंड देन वी मूव्ड बैक टुगेदर। तो उसके साथ आते ही उसने न्यूज़ ट्रैक शुरू किया। जी, न्यूज़ ट्रैक उस ज़माने में प्राइवेट टीवी चैनल होती ही नहीं थी, एक्सेप्ट Right. दूरदर्शन होता था। तो वो प्राइवेट सॉर्ट ऑफ बाय सर्कुलेशन होता था टेप, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। उसके बाद फिर ये टीवी टुडे में था वो न्यूज़ ट्रैक, एंड देन शी नाउ हैज स्टार्टेड डिजिटल साइट नोन एज न्यूज़ लॉन्ड्री। News Laundry, उसका yes. मतलब ये है कि न्यूज़ को साफ सुथरी क्रिटिक news. करना और हाँ वॉश करके असलियत बताना। जी, सो यस शी इज़ बिजी, वो भी काफ़ी, बिकॉज रिकॉर्डिंग, राइटिंग, ये वो मैनेजमेंट सब चलता है, और मेरी भी लाइफ बिजी है। बट देन वी डू वट एवर टाइम वी गेट, वी इन द इवनिंग वी शेयर एंड वी हैव अ बिजी लाइफ इन द इवनिंग्स ऑल्सो। सो टू आस्क इफ देयर इज इनफ टाइम, नो, बट डू वी मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम? यस। दैट्स ग्रेट। सर, एक नया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने चाहते हैं आप शुरू करना, या बिहार में जहाँ पे मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 600 बेड्स का एक हॉस्पिटल ला रहा है, विच विल केटर टू अप्रॉक्सीमेटली 25% बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए। उसके बारे में प्लीज़ बताइए आप। तो ये क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए, हरियाणा इज एक्चुअली एनसीआर के अंडर सर्व्ड एरियाज, जैसे सबसे पहले, बिकॉज आई स्टडीड इन लखनऊ, आप देखेंगे 16 से 20 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में। मेदांता का या इतना अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सारे यूपी में नहीं था। तो पहला काम तो हमने शुरू किया बिल्ड करना यूपी में, लखनऊ में। अब 1000 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी बन रहा है, और इस टाइम नेक्स्ट ईयर वो खुल भी जाएगा। दूसरा था बिहार, जो पिछड़ा हुआ है, और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं दूर दूर से, बेचारे अपनी जो एक तो फीस देनी पड़ती है वो तो अलग है, बट जो खर्चा करना पड़ता है आके वहाँ से सारी फैमिली को लाके और पूरा अपरूट होके आना पड़ता है, उसमें डबल हो जाता है कॉस्ट। सो यू फील एवरी डे कि ये बेचारों को कितनी तकलीफ हो रही है। सो इसलिए हमने ये पटना में, मैं ढूंढ रहा था जगह, तो ये गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल फ्लोट किया फॉर पीपीपी, एंड वी हैव टेकन दैट। In that we have given a commitment that we will do 25% as was stipulated in that PPP. वहाँ बिल्कुल सब परमिशन, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है, और मेरे को ये एहसास है कि बिहार के लोगों के लिए बहुत राहत आएगी, क्योंकि हर एक का कोई रिलेटिव होता है पटना में, तो कहीं दूर से आना भी हो तो कोई रहने की जगह है, कुछ सिस्टम है। अगर जो वहाँ से चल के दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली इज अ स्ट्रेंज टाउन, वहाँ पे वैसे ही दहशत लगती है कि कहाँ पहुँच गए, कोई गलत काम तो नहीं कर देगा, कोई रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं, एक डर बैठा रहता है। अब, और यू आर एन एलियन। पर एक बिहारी को पटना एलियन नहीं लगता। ट्रू। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक कैपिटल जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि उससे मैं फेमिलियर हूँ, तो हमने इंदौर में भी खोला ऑलरेडी, आपको बताया यूपी एंड बिहार इज ऑन द कंस्ट्रक्शन। झारखंड में ऑलरेडी रांची में हमने एक हॉस्पिटल शुरू किया है जी। हरियाणा, दिल्ली में तो है ही। अब नॉर्थ ईस्ट में एक विचार है कि वहाँ पे अंडर सर्व्ड एरिया है, तो वहाँ उन लोगों के लिए भी कुछ बनाया जाए। सो दैट्स आवर प्लान कि गो टू अंडर सर्व्ड एरियाज प्रोवाइडेड एट द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ग्रेट, सो दैट्स अ वेरी गुड थॉट। सर, अगर आपकी बात करें, आपने आज तक, डू यू हैव अ नंबर इन माइंड कि आपने कितनी सर्जरीज परफॉर्म करी है? कुछ इन माय लाइफ टाइम आई थिंक आई स्टॉप्ड काउंटिंग एट 1 lakh. Okay, and that was how many years back? That's about 3 years ago. Okay. Yeah. So approximately आपको भी आइडिया नहीं है कितनी आपने सर्जरीज करी है अभी तक? Numbers don't matter. It's It the doesn't. quality. True. What I take pride in is that today most people who are not operated on by people saying that it's difficult to operate or it's too risky to operate or no operation can be done. I operate on 90% of those people with now 97% success rate. So that's what matters to me, not numbers. Right. That over a period of time we have refined the process of surgery
आई टोल्ड यू 50% डेथ होती थी पहले के ज़माने हाँ में। उससे हम 1% पे ले आए। बट जो डिफिकल्ट केसेस हैं जिनकी आर्टरीज बहुत डिफ्यूजली डिजीज होते हैं, जिनके हार्ट बहुत डैमेज हो गए होते हैं, डैमेज होने से वेल्व भी लीक कर रहा है, सो देयर आर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन जिनके हार्ट फंक्शन 20% पे आ गए हैं, तो वी स्पेशलाइज इन दैट. So, and we have had, because of the diligently working on building this block, we have brought the risk to life down to 3% for people who otherwise would not live. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर नरेश त्रेहान। सर, अगर हम बात करें तो आपका जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हेल्थ फॉर ऑल, जिसका प्रोविजन 2016 के बजट में भी है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो ऐसा हुआ पिछले 4-5 साल से हमें ये कंसर्न था कि जो बीपीएल के लोग हैं, जो 30-35% हमारी पॉपुलेशन है, उनके लिए कोई ज़्यादा राहत नहीं थी कि अगर जो बीमार होते हैं तो उनको कैसे हेल्थ मिले। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं बट दे आर ओवर क्राउडेड, सो दे कुड नॉट एक्सेस हेल्थ प्रॉपर्ली। तो उसके लिए उन्होंने RSBY शुरू किया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका 35,000 का एंटाइटलमेंट था। 35,000 में वो एक्सेस नहीं कर सकते थे प्रॉपर हेल्थ केयर, क्योंकि आज के दिन में कोई सर्जरी की ज़रूरत है या कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो उसमें नहीं आती थी। तो ये हमने भी कई बार प्रपोजल, एंड गवर्नमेंट में भी ये थॉट प्रोसेस था कि कैसे इनको कवर किया जाए। तो हमने ये प्रपोजल दिया था कि इसको जो इंक्रीज़ कर दिया जाए ऐसे लेवल पर कि ये प्राइवेट हेल्थ केयर जहाँ पे कुछ आइडियल कैपेसिटी है को एक्सेस कर सकें, और हॉस्पिटल्स कम रेट पे इनको भी ट्रीट करने के लिए तैयार हो जाएं कि उन हॉस्पिटल्स का नुकसान भी ना हो और लोगों को राहत भी मिल जाए। तो ये जो नया बजट में अनाउंसमेंट किया है PM और FM और डेप्यूटी FM ने मिल के ये बनाई स्कीम कि अगर जो हम 30,000 को 1 लाख कर दें, और स्टेट्स के भी कोई प्रोग्राम है, सो जनरल 1 लाख में सब ट्रीटमेंट हो सकता है पर ईयर। बट अगर जो कोई कैटास्ट्रोफिक इलनेस होता है तो स्टेट्स के अपने प्रोग्राम्स भी हैं। तो जैसे न्यूरो सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, कैंसर ट्रीटमेंट है, उसके लिए 2-3 लाख रुपया एक शख्स को मिल सकता है, उसमें उनको पूरी ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि जो पिछड़े हुए थे उनको कवर कर दिया इन 1 स्ट्रोक। एंड मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है और इंडिया की प्रोग्रेस की बात है जी। अगर कोई पेशेंट है जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है और वहाँ पे इमीडिएट मेडिकल हेल्प नहीं अवेलेबल है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर होगा या फर्स्ट एड क्या उनको दे सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर जो किसी को चेस्ट पेन हो रही है, और चेस्ट पेन कई तरीके से प्रकट हो सकती है, लेफ्ट साइड में पेन हो, लेफ्ट आर्म में जाए, राइट आर्म में आए, या गले में ऐसी जकड़न सी हो, ये सब एंजाइना के लक्षण हैं जी। अगर जो ये, और कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं कि ये एसिडिटी तो नहीं है, क्योंकि हमारा खाना भी ऐसा मसाले का है कि एसिडिटी, और लोग रात को लेट खा के सो जाते हैं। अगर जो उनको कोई एंटासिड या कोई घर की जैसे अमृत धारा वगैरह है देने से 10-15 मिनट में रिलीफ नहीं मिलता, तो ये समझना चाहिए कि ये खतरनाक हो सकता है, हार्ट से हो सकता है। हर एक के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अगर जो आप एस्पिरिन को पानी में घोल के पिला दें तो वो क्या करता है कि ब्लड को थोड़ा थिन कर देता है, प्लेटलेट्स की स्टिकीनेस को कम करता है, तो हो सकता है कि वो जो हार्ट अटैक की प्रोग्रेस कम हो, स्लो हो जाए। ठीक है। दूसरा ये है, पर इसमें डेंजरस ही होता है, इसलिए हम नहीं बोलते करने को, कि अगर जो ब्लड प्रेशर लो है तो फिर नहीं देना चाहिए, पर अगर जो ब्लड प्रेशर हाई है तो सॉर्बिट्रेट की आधी गोली टंग के नीचे देंगे तो उससे आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं और ब्लड ब्लॉकेज के बियॉन्ड जाने में की संभावना हो जाती है। पर इसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि ऐसे नहीं हर एक को दे देना कि उनका अगर जो पल्स भी फील नहीं हो रही तो उनको दे दिया तो और नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते ज़्यादा। और अगर जो हार्ट रेट बहुत तेज़ है तो उसके लिए वो बेटा ब्लॉकर होता है, पर ये दोनों चीज़ें जो हैं इससे सिर्फ कुछ एटलीस्ट सेमी एजुकेटेड हेल्प हो जी, उसके लिए तो ठीक है। बट अगर जो एक शख्स को सिर्फ अपने कोई भी ले ले एस्पिरिन से नुकसान नहीं होगा, एक
आधे ग्लास में एक गोली एस्पिरिन पिला दो, तो दैट वुड एटलीस्ट हेल्प व्हाट इट कैन हेल्प। उसके बाद इमीडिएटली रश देम टू द लोकल नर्सिंग होम भी पहुंच जाएं। आज के दिन में ज्यादा तक नर्सिंग होम्स को ये इतनी नॉलेज है कि इसको कैसे आगे चलाना है। तो इसमें जिसको हम कहते हैं क्लॉट बस्टर, कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक मेडिसिन होती है, अगर जो वो और भी छोटे नर्सिंग होम में भी आजकल दी जा सकती है और अवेलेबल भी है, उससे वो क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं और हार्ट अटैक की इंटेंसिटी को बहुत कम किया जा सकता है। एक तो हमारे जो आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स एट अ वेरी अर्ली एज आ रही है, तो एक ऐसा कोई नुस्खा हेल्दी हार्ट के लिए और एक ऐसी कोई टिप जो अपकमिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए। एक तो आप डिजीज की बात मत करें, अपनी हेल्थ की बात करें कि हर एक को कैसे हेल्थी रहना है। तो इसके 3 गुण हैं। एक, हमारी लाइफ जो चेंज हुई है उसके अंदर एक्सरसाइज बंद हो गई, इट बिकम सेडेंटरी। द बॉडी वाज मेड कि इसको फिजिकल वर्क करना है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 40 मिनट्स 45 मिनट्स अगर जो रोज एटलीस्ट हफ्ते में 5-6 बार हर एक को एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक, रनिंग, ट्रेडमिल, जो भी आपको सूट करता है। एक सस्टेन्ड 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करेंगे, वो बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने वेट उठाने जो करने वो इंडिविजुअल है। और दूसरा, क्योंकि हमारे आसपास स्ट्रेस बहुत हो गया है, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे फॉर ओनली 15 मिनट्स अ डे 3-4 टाइम्स अ वीक, यू विल फाइंड कि आपका सिंपैथेटिक टोन काम रहेगा और हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। तीसरा इज योर डाइट। नाउ क्या हुआ है कि हम, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंस भी हो रही है, ये भी है, तो ये डाइट जो है रिच इन फैट हो गई। कहीं शादी में जाओगे तो सब कुछ ही तैर रहा है तेल में। और फिर स्वीट, और स्वीट्स भी कैसी हैं कि जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, कुल्फी, वो चारों अवेलेबल हैं। नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप खाओ, आप आधी जलेबी खा लो, आधा गुलाब जामुन खा लो, वो नुकसान नहीं देगा आपको। पर आप कहो जी कि आपके दोस्त बोलेंगे भाई आपने गुलाब जामुन जलेबी तो खा ली, कहेंगे कुल्फी भी ट्राई करो भाई बहुत अच्छी है। यू शुड नॉट, दैट इज इम्प्रूडेंट, दैट इज वन थिंग। स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म इज बैड, बिकॉज वो आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे उसकी लाइनिंग डैमेज होती है और वहाँ पे हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। थैंक यू डॉक्टर, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। तो ये थे डॉक्टर नरेश त्रेहान। जल्द हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।